नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं कि अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर आईएएस या आईपीएस कैसे बनते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी अगर आप समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इनके लिए क्या आयु सीमा, इनका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, तैयारी की सही रणनीति, सफलता के टॉप सीक्रेट्स, यानी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम लोग समझने का काम करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में साथियों। वैसे अगर आप भी आईएएस या आईपीएस बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम धीरे धीरे आपको आपके जितने सारे डाउट्स हैं या होंगे उन पर हम वीडियो लाने का काम करेंगे। चलिए आगे अभी जानते हैं हम कि आखिर आईएएस या आईपीएस हम कैसे बन सकते हैं साथियों। तो ये बनने के लिए, यानी चाहे आप आईएएस बनना चाह रहे हैं या फिर आप आईपीएस बनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा आपको देना होता है और इन्हीं के बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखिए, यूपीएससी यह एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को जब आप देते हैं तो इनका आपको काफ़ी लंबी चौड़ी सिलेबस देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनका सिलेबस बताइए तो इस पर भी वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी आप 12वीं के बाद से कर सकते हैं साथियों, यानी ग्रेजुएशन में जब आप जाते हैं वहाँ से आप जो है इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, या उससे पहले भी आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन इसका सिलेबस पहले आप शुरुआत में एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी को आप शुरुआत से क्लास 6 से लेकर 12 तक की, जैसे कि आप मान लीजिए 6 से आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास 6 में आप हैं, बच्चे हैं, उस समय आप क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़िए। 7th में आ गए तो 7th में, या आप उनके भाई हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहते हैं किसी को कि यूपीएससी की तैयारी करवाना, आईएएस आईपीएस बनवाना, तो आप मान लीजिए कोई बच्चा है और वो क्लास 6 में है तो 6 में ही उनको एनसीईआरटी की पूरा चीज़ उनको पढ़वाइए, 7 में पढ़वाइए। जबकि उनको तो आना ही चाहिए, सब पढ़ रहेंगे ही, लेकिन उनको और बेहतर तरीक़ा से पढ़वाइए। तो एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, समझ गए। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि यूपीएससी में जब तक आपका एनसीईआरटी बेहतरीन तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे, अच्छा से बेसिक्स को नहीं पढ़िएगा, आपको स्टैंडर्ड बुक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी ज़रूरी है, उसमें बेसिक चीज़ होते हैं। तो आगे जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो क्या समझे आप कि आईएएस या आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यूपीएससी की शुरुआती तैयारी आप कैसे करेंगे, एनसीईआरटी से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे जानिए कि आखिर इनके लिए योग्यता और परीक्षा के चरण के बारे में। तो एक आईएएस या आईपीएस बनने के लिए पात्रता और कड़े नियम को हम लोग जानने जा रहे हैं साथियों। देखिए, इनके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता व प्रयास की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के साथियों अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विषय से, विश्वविद्यालय से साथियों, यहाँ पर विषय नहीं, गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि बीए, बीएससी या तो फिर बीकॉम या बीटेक आदि में जो है वो आप पास होना अनिवार्य है। ठीक है, बोर्ड या डिग्री में कोई न्यूनतम प्रतिशत की सीमा यहाँ पर नहीं है साथियों। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, मतलब सीधा आसान भाषा हम समझे तो यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी स्नातक पास होना ही पड़ेगा। बिना पास हुए आप इसका जो है वो फॉर्म ही नहीं भर सकते, मतलब एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते हैं, सीधा बात समझिए। अब हम समझते हैं कि आयु सीमा और प्रयास के। तो न्यूनतम आयु सीमा यानी कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए, और जनरल श्रेणी हेतु अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष 6 प्रयास, समझे। और ओबीसी के लिए 35 वर्ष 9 प्रयास, मतलब आप जो है 32 वर्ष और 6 प्रयास मतलब 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं।
9 प्रयास मतलब 9 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, तथा SC/ST हेतु 37 वर्ष और सीमित प्रयास मतलब SC/ST जो है वो 37 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। समझ गए। 32 वाला मतलब 32 वर्ष तक अगर आपका 6 अटेम्प्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात समझ गए साथियों। तो यहाँ तक आप जो है शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा समझ चुके होंगे आसान भाषा में। आगे समझते हैं साथियों। आगे हम लोग समझते हैं कि UPSC परीक्षा के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहला कौन कौन? प्रारंभिक, मुख्य व साक्षात्कार। यहाँ पर नहीं समझे? प्रारंभिक को मतलब पहला एग्ज़ाम। पहला एग्ज़ाम कहने का मतलब आप एक एग्ज़ाम पास करेंगे तब आप मेंस लिखेंगे, और मेंस का जब रिजल्ट आएगा तब आप जो है, कहने का मतलब जैसे ही आपका सबसे पहले PT समझिए साथियों, PT जैसे ही आप पास करते हैं तो मेंस लिखेंगे, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू इसके बाद दोनों को मिला के मतलब क्या चीज़ मिला के, मेंस और इंटरव्यू मिला के आपका मेरिट बनते हैं, और फिर मेरिट में जब आपका नाम होता है फिर आपका सिलेक्शन हो जाते हैं। अगर हम परीक्षा का सटीक वर्गीकरण की बात करें साथियों, तो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा को क्या कहते हैं? तो प्रीलिम्स कहते हैं, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ रहेंगे। समझ गए। प्रकृति के 2 पेपर, यह केवल मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग है। यानी प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, यानी पहला जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप बेसिक में समझना चाह रहे हैं तो पहला जो प्रारंभिक एग्ज़ाम आप देंगे साथियों, तो यह केवल क्वालिफाइंग है, मतलब केवल पास करना है आपको। इसको केवल आप पास कर लिए, आपका काम हो गया। इसके बाद मुख्य परीक्षा यानी मेंस पेपर की बात करें, मतलब जैसे ही आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे प्रीलिम्स में तो आप मेंस लिखेंगे, नहीं, तब आप वहीं से छट गए। ठीक है। तो वैसे प्रीलिम्स छांटने के लिए ही होता है, भीड़ को हटाने के लिए ही प्रीलिम्स लिए जाते हैं साथियों। समझ गए। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, तो मुख्य परीक्षा में कुल 9 जो है वो वर्णनात्मक यानी रिटेन पेपर, जिसमें बेहतरीन उत्तर लेखन कला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर साथियों। यानी आप लिखते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं, क्योंकि रिटेन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर लिखने वाला एग्ज़ाम होगा। जिस प्रकार से आप जो है ग्रेजुएशन में पेपर लिखते हैं उसी प्रकार से आपको इस एग्ज़ाम में भी लिखने होते हैं, क्योंकि बहुत कम एग्ज़ाम में कॉपी लिखना पड़ता है। तो वो है UPSC या स्टेट PCS, और बाकी एग्ज़ाम सब में जो है वो केवल OMR या कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन UPSC या स्टेट PCS इन सभी में आपको जो है वो रिटेन एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जहाँ पर लिखने वाला एग्ज़ाम होता है। लिखने वाला कहने का मतलब आपको क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को आप लंबी चौड़ी लाइनों में लिखिएगा। समझ रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन में जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होता है। आगे जैसे ही आप जो है प्रीलिम्स पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मतलब दिल्ली धौलपुर हाउस में 275 अंकों का पर्सनालिटी टेस्ट यानी साक्षात्कार होगा, जहां आपकी प्रशासनिक सूझबूझ जांची जाती है। तो अब आप लोग कहिएगा आखिर इंटरव्यू क्या होगा, क्यों लिया जाएगा? तो देखिए, वैसे आप अगर आप प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, मेंस पास कर चुके हैं, तो आपके अंदर वो टैलेंट है, क्योंकि यह झटहा वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आप झटहा मारिएगा सपड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप मेंस लिख रहे हैं, मतलब मेंस में बहुत बेहतरीन आप लिखिएगा तो ही आप इंटरव्यू तक जाते हैं। तो वहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाता है कि आप बेहतर विद्यार्थी हैं, आप उस लायक हैं। लेकिन फिर भी इंटरव्यू इसलिए ली जाती है तो कि आपको जांचे परखे कि आप इतने बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो जब आपको इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाइएगा। समझ रहे बातों को? तो इसीलिए इंटरव्यू लिए जाते हैं साथियों। समझ रहे बातों को? तो यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि इनके मुख्य परीक्षा यानी मेंस परीक्षा का क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर जो है GS का 4 पेपर होते हैं, समझ गए, 1 2 3 4 4 पेपर, जिसमें आप देखिएगा तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, एथिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह अधिकतम अंक की बात करें साथियों, तो यहाँ पर प्रत्येक पेपर के 250 अंक होता है, मतलब कुल 1000 अंक यहाँ पर हो जाएंगे साथियों। समझ रहे हैं? इसके बाद अगर हम बात करें वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल पेपर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, जहाँ पर 2 पेपर आपको रहेंगे, यानी आपके द्वारा चुना गया एक विषय, कुल 2 पेपर होता है यहाँ पर।
और कुल 500 अंक यानी आपकी रैंक सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑप्शनल का होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑप्शनल क्या होता है? देखिए ऑप्शनल, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से हैं, मैटर नहीं करता है, आप यहाँ पर अलग सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी से रैंक आप सुधार सकते हैं, समझ गए? मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस विषय को आप रख सकते हैं और उसके बारे में बेहतरीन तैयारी करके आप जो है वो एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करके बेहतर रैंक आप ला सकते हैं, सीधा समझिए। इसके बाद एक और पेपर होगा जिसका नाम होगा एसे पेपर। यह पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दी गई सूची से 2 मुख्य सामाजिक आर्थिक निबंध आपको लेखन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, यानी कुल यहाँ पर 250 अंक का जो है वो रचनात्मक सोच और लेखन क्षमता का परीक्षण होते हैं। इसके बाद यह जो पेपर होगा भाषा पेपर, जो कि क्वालिफाइंग लैंग्वेज होते हैं, मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। एक अंग्रेजी पेपर और एक जो है भारतीय राजभाषा पेपर, मतलब एक आपका अंग्रेजी पेपर तो रहेंगे ही, साथ में एक अलग और भी कोई राजभाषा मतलब भारतीय राजभाषा पेपर आप रख सकते हैं। यानी टोटल 300 अंक यहाँ पर प्रत्येक जो है केवल पास होने के लिए 33% नंबर लाना आवश्यक है। किसमें? तो भाषा वाला में, यानी हिंदी, चाहे आप इंग्लिश रखिए इंग्लिश या हिंदी में, समझ रहे हैं? मतलब अंग्रेजी तो होंगे ही, मतलब इंग्लिश तो होंगे ही, इसके बाद कोई भी आप एक रख सकते हैं भाषा। तो इस प्रकार से आपका जो है मुख्य परीक्षा का यह पैटर्न होता है एग्ज़ाम का साथियों। इसके बाद देखिएगा तो आईपीएस में जो है, आईएएस में नहीं आईपीएस में, आईपीएस क्योंकि आप जो है वो मतलब कि पुलिस लाइन में जाएंगे, तो जब आप पुलिस लाइन में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा साथियों। फिजिकल टेस्ट क्या मतलब? आईपीएस में जो है आपका, आईपीएस मतलब पुलिस सेवा हेतु पुरुष के लिए, समझ गए? न्यूनतम ऊंचाई ये आपका होना चाहिए, ऊंचाई कितने? तो 165 सेंटीमीटर, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद लवासना यानी आईएएस ट्रेनिंग में तो क्या होता है यहाँ पर, यानी इनका तो ये रहा, इनका अगर आप चयनित आईएएस में होते हैं तो आईएएस कैंडिडेट को मसूरी उत्तराखंड स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में जो है आपको मुख्य ट्रेनिंग दी जाती है, ये चीज़ समझ चुके होंगे। और आईपीएस ट्रेनिंग होता है साथियों। तो आईपीएस ट्रेनिंग में क्या होता है, आईपीएस कैडेट्स को जो है वो हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में कड़क फिजिकल और लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग मिलती है साथियों। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का जो है पूरी, हमने कहाँ से जाना, शुरुआत से, कि आप लोग कैसे तैयारी करिएगा, क्या क्या सिलेबस है, और यहाँ पर हमने आपका ट्रेनिंग तक यानी पूरी जानकारी हम बता दी और लाइन बाय लाइन बताएं और आसान भाषा में बताने का हम काम किया साथियों। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी प्रकार का वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स करिए, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम आसान और सरल भाषा में आपको वीडियो देने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों।